सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज छोटा सा लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे, जो कि थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें कि एसएचएम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग देखने वाले हैं। अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है तो उसका एसएचएम कैसे होगा, उसका क्या चीज़ें आएंगी, एसएचएम होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो चीज़ हम देखने वाले हैं बच्चों। ये छोटा सा चीज़ कराएंगे और थोड़ा सा सवाल करा देंगे, तो आज का लेक्चर काफ़ी इजी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको एस एच एम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हम लोग एस एच एम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। जब हम लोग पढ़ते थे क्या, जब हम लोग क्या पढ़ते थे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, है ना। फर्स्ट चैप्टर था क्लास 12th का। तो देखिए बच्चों, चीज़ें बिल्कुल सिमिलर ही चलता रहता है, ऐसा कुछ इसमें बदलता नहीं है जल्दी। जैसे कि जिस तरीके से हमने वहाँ पे बता दिया था ना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए पहले यहीं पे दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ते थे बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होता था P इक्वल टू एम इंटू एल हो जाता था, और टॉर्क होता था P क्रॉस E हो जाता था बच्चों। वर्क डन क्या होता था बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या होता था P E कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बच्चों ये वर्क डन बदल भी सकता है अगर आपने एंगल वगैरह बदल दिया तो, है ना। ये डिपेंड करता है एक थीटा से हम लोग दूसरे थीटा पे जा रहे हैं कैसे, है ना। यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 भी आ जाए। वो डिपेंड करता है चीज़ों को कि हम टॉर्क जो कर रहे हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वर्क डन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। तो अगर रोटेटरी फ्रेम में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टाउ डॉट डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे वर्क डन फिर क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, फिर माइनस का टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है, कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस, है ना। फिर टाउ को हम लोग रख सकते हैं पी क्रॉस ई करके, पी साइन थीटा करके। तो चीज़ें बदल सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बस समझ में आना चाहिए हम क्या बता रहे हैं। उसी तरीक़े से अगर हम लोग लिखना चाहें कि यू का वैल्यू क्या होगा, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये होता है माइनस का पी ई कॉस ऑफ थीटा, मतलब माइनस का पी डॉट ई होता है। ठीक है, माइनस का पी डॉट ई होता है ना बच्चों। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है। उसी तरीके से बच्चों हम लोग टाइम पीरियड भी लिखते थे। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर चलता रहता है जहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे भी वैसा ही चलता रहता है मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में बच्चों, है ना। मैग्नेटिज्म में वैसे ही चलता रहता है, एम इक्वल टू एम इंटू एल हो जाता है। और यहाँ पे अगर टॉर्क लिखना है तो एम क्रॉस बी हो जाता है। वर्क डन फिर से यहाँ पे अगर चाहे तो उसी तरीक़े से लिख सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा बच्चों, किसी एक थीटा से दूसरे थीटा पर जाने में एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। और यू जो होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा होता है बच्चों, मतलब कि लिख सकते हैं माइनस का एम डॉट बी। ठीक है, और यही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा यू का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेज यहाँ पे क्या है, बी है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेज यहाँ पे क्या है, बी है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब चाहे तो ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको फिर से टाइम पीरियड ही निकालना है, टाइम पीरियड ही निकालना है। टाइम पीरियड निकालना बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए छोटा सा ट्रिक हमने बताया था, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिक ही बताएंगे, ऐसा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हमने एसएचएम का चैप्टर क्लास 11th का लिया है बच्चों, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कैसे हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। अभी तो आप ट्रिक समझ लीजिए कैसे निकालना होता है। ठीक है, पहले देखना है ड्रॉ ऑल
ड्रॉ ऑल एफ बी डी ऑफ बॉडीज, है ना। एफ बी डी बनाना है, सबसे पहले सब कुछ दिखाना है कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, फिर हमको देखना है कि जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं, और ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या होता है बच्चों, जो फोर्स, जो मतलब फोर्स वापस चीज़ों को ला रहा है, जैसे जिस पाथ से हम लोग ऐसे गुजरे हैं ना, वो वापस उसी पाथ से उस ऑब्जेक्ट को ला रहा है, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, वो रीस्टोर कर रहा है फिर से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू ए होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा के माइनस ऑफ के इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एम इंटू ए आ जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू एक्स आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, निगेटिव ऑफ के अपॉन एम टाइम्स ऑफ एक्स, और इसी को हम लोग बोल देते हैं, के अपॉन एम को ही बोल देते हैं बच्चों ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, के अपॉन एम बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर को ही। तो ये चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन हमने किया था, बट यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे हम लोग बच्चों, तो कितना आ जाएगा, एम बाई के इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये तो लीनियर एस एच एम है, अगर एंगुलर एस एच एम होगा, एंगुलर एस एच एम बच्चों आप लोग आपको ये सब पता भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क का प्रोपोर्शनलिटी जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो रीस्टोरिंग फोर्स था, उसी तरीके से यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क है, निगेटिव ऑफ थीटा आना चाहिए प्रोपोर्शनल। तो टाउ रीस्टोरिंग को आई अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू माइनस ऑफ के अपॉन आई आ जाएगा, टाइम्स ऑफ थीटा आ जाएगा, और यही ओमेगा का रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर लिखना है तो 2 पाई बाई ओमेगा रहेगा, तो के अपॉन ई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बच्चों, ऐसा टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं सब कुछ सिमिलर ही चल रहा है। यहाँ पे जो एम था उसी को हम लोग रोटेटरी फॉर्म में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता चलेगा तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मास चाहिए, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी चीज़ें तो सेम है। बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका। मान लेते हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से दे दी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर इस तरीके से इधर जा रही है, और अगर इसी में हमने एक डाइपोल को इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है। डाइपोल कैसे यहाँ पे बिहेवियर शो करेगा, इसको मान लेते हैं किसी चीज़ से हमने ऐसा करके बांध के रखा है, किसी कुछ चीज़ से। तो इसको जैसे ही रिलीज करेंगे, यहाँ से रिलीज करने पे इस पे टॉर्क लगेगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, है ना। मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे मूव कर जाएगा, और यहीं ये स्ट्रेट लाइन पे ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसके बाद फिर से ऐसे जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा यहाँ पे जाके रुक जाएगा, रुकेगा नहीं बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे जाते वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगा जो और आगे तक जा सकता है ना। वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि थीटा के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो यहाँ पे एस एच एम होगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। तो आपको पता होगा बच्चों, यहाँ पे तो माइनस ऑफ एम लिखते हैं, यहाँ पे प्लस ऑफ एम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो टॉर्क जो होगा वो क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। या फिर हम लोग नॉर्मली लिखना चाहे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर आर क्रॉस एफ होता है ना बच्चों, टॉर्क आर क्रॉस एफ ही तो होता है। तो अगर ये ऐसे है, अगर मान लेते हैं कि इसका एल इधर है और एल इधर है, मतलब 2L पूरा लेंथ है इस डाइपोल का, ठीक है। और अगर इसको मैग्नेटिक चार्ज हम लोग मान लें, अगर इसको मैग्नेटिक चार्ज मान लें,
तो मैग्नेटिक चार्ज है तो F क्या हो जाएगा, जैसे F इक्वल टू क्यू ई लिखते थे ना, उसी तरीक़ा से यहाँ पे F इक्वल टू हम लोग एम इंटू बी भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज मार के। ऐसे भी देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से लाकर फिर यहाँ पे ला रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में। देखिए आएगा यही चीज़, लेकिन हम इधर से ला रहे हैं। आर क्रॉस एफ होता है बच्चों। तो इस जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है यहाँ से ये हिंज टाइप का होता है, तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, ये इधर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा बच्चों, इधर होगा, है ना, इधर होगा। और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है यहाँ से, ये लेंथ ऐसे, तो ये हो जाएगा आर और ये एफ। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आर ऐसे है और ये माइनस का चार्ज है तो इधर है, तो आर क्रॉस एफ इसमें भी अंदर की तरफ लगेगा। तो दो यहाँ पे टॉर्क लगेंगे, एक इस चार्ज पे, मैग्नेटिक चार्ज पे, एक इस मैग्नेटिक चार्ज पे। और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, और इसका डायरेक्शन है इधर। तो इसी कारण से तो ये मूव कर जा रहा है। अब ऐसा हो, इस पे इधर लग रहा है टॉर्क, इस पे टॉर्क लग रहा है इधर। भाई कोई इधर खींच रहा है इसको, कोई इधर, तो ये नच जाएगा ना, ऐसे नच जाएगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे रुक जाता तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता, और यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो फिर ऐसे करके यहाँ पर मूव कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर क्रॉस एफ करना है, और ये एंगल यहाँ पे ऐसा थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा उसके कारण। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, देख लीजिएगा। तो आर कितना हो रहा है बच्चों, एल है, एल। एफ कितना है बच्चों, एफ का वैल्यू है एम इंटू बी साइन ऑफ थीटा। और दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये इधर है लग रहा है तो ये इधर लग रहा है, और बिल्कुल सेम लग रहा है, यही वैल्यू है। तो 2 टाइम्स नहीं कर दें हम, 2 टाइम्स कर देते हैं भाई, 2L एम बी साइन ऑफ थीटा। आप देख सकते हैं फिर से वही आ जाएगा। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, एम इंटू एल, लेकिन यहाँ पे 2L है लेंथ, तो 2L लिख देंगे। हाँ सर, तो एम इंटू 2L का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आ गया एम बी साइन ऑफ थीटा। आपको पता है एम बी साइन ऑफ थीटा है तो एम क्रॉस भी आ जाएगा। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पे बोल रहा था। ओके सर, बिल्कुल ये सब चीज़ें तो पता है, आप इतना क्यों बताते हो बच्चों, बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं एम बी साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। और यही रीस्टोरिंग टॉर्क है, क्योंकि जब हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, और इधर जाने के बाद ये पूरा इधर तक मुड़ जा रहा होगा इस तरीके से। तो जैसे ही यहाँ पे आकर अगर ये रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते आते इसका एनर्जी ख़त्म हो जा रहा होगा, तो इसके बाद फिर से ये अपने आप को रीस्टोर कर रहा है, फिर से अपने आप को उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये किसी फिक्स्ड लाइन के अबाउट ये बार बार एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे मूव कर रहा है। इधर से इधर आ रहा है ऐसे, फिर इधर से इधर ऐसे जा रहा है, और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो यही तो कंडीशन होता है एसएचएम का। किसी एक फिक्स पॉइंट को कोई ऑब्जेक्ट बार बार फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे पास करे तो वो एसएचएम शो करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको पता हो तो यहाँ पे क्या होता है, वी टेक थीटा वेरी स्मॉल लेते हैं बच्चों, बहुत छोटा सा थीटा, क्योंकि हम और भी कंडीशंस लेकर चलते हैं। तो एसएचएम कराना है तो हम थीटा स्मॉल लेंगे तभी होगा, लार्ज थीटा रहेगा तो और भी चीज़ें फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो एसएचएम नहीं हो पाएगा, फिर वो ऑसिलेटरी हो जाएगा, है ना। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, वो लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे वही काम कर सकते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, और रीस्टोरिंग टॉर्क को जनरली हम लोग निगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रीस्टोरिंग है यह लिखने का तरीका है। निगेटिव बस डायरेक्शन बता रहा है कि रीस्टोरिंग मतलब उल्टा डायरेक्शन में, जैसे इधर जा रहा था, अब इधर से इधर आना है, तो रीस्टोरिंग है ना, इसीलिए निगेटिव ले लेते हैं। कुछ ऐसा खास इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का एम बी साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर है, क्योंकि साइन थीटा और थीटा बराबर होगा, थीटा बहुत स्मॉल है, ये चीज़ आ गया। अब आपको पता होगा रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा के बराबर होता है माइनस का एम बी इंटू थीटा। आपको एक चीज़ देखना था कि थीटा का प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, तो आ तो रहा है, तो यही तो कंडीशन है एसएचएम रिप्रेजेंट करने का। इसका मतलब एसएचएम हो रहा है, बहुत सारा हमने बता दिया तरीका, है ना। माइनस थीटा का प्रोपोर्शनल तो ये तो आ ही रहा है ना, तो एसएचएम रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों
माइनस का एम बी अपॉन आई टाइम्स ऑफ थीटा। तो इसी को हम लोग बस अल्फा इक्वल टू माइनस का के टाइम्स ऑफ थीटा हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, यही तो बोल रहे थे। अच्छा, के बाई आर आई आ रहा था, तो इसको ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बच्चों, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर का ही वैल्यू एम बी अपॉन आई है। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में एम बी अपॉन आई। मैं ये कहाँ से लिखा हूँ, मैं पीछे से लिखा हूँ, जो यहाँ पे था, है ना। के बाई आई आ रहा था, तो के जगह पे एम बी है, आई नीचे है ना? बिल्कुल लीजिए बच्चों। तो यहाँ से अब टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना वैल्यू जो आई अपॉन एम बी हो जाएगा। यही टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, है ना। ये टाइम पीरियड हमारे को आ गया, इस टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड से ये एस एच एम करेगा। टाइम पीरियड आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1/2 पाई अंडर रूट में एम बी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो ये तरीका है बस करने का, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बच्चों, है ना। और यहाँ पे आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है, हाँ वही है है ना। तो वो आप निकाल सकते हैं ना, आपको पता होगा किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट क्या होता है ना। एम आर स्क्वायर, फिर एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है डिस्क का, फिर स्फेयर का, फिर होलो स्फेयर का, ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे, तो उसी का यूज करना है। वो उस तरीके से आपको दिया रहेगा। मान लेते हैं अगर रॉड टाइप का है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है ना, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है आई थिंक। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सवाल वाल करते हैं थोड़ा सा, है ना बच्चों। काफ़ी इजी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ दे दिया है हमको। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बोल रहा है एक हमारे को मैग्नेट दे दिया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये माइनस एम से प्लस एम की तरफ जा रहा है। पोल स्ट्रेंथ इसका दे दिया है हमें 120 CGS यूनिट। तो एक CGS यूनिट का पोल स्ट्रेंथ 0.1 एम्पियर मीटर होता है। तो ये CGS में है, तो इसको हम लोग 120 गुना 0.1 एम्पियर मीटर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका पोल स्ट्रेंथ वाली आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12 एम्पियर मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमारे को इसका लेंथ दे दिया है हमको 10 सेंटीमीटर का। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इससे 20 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, वहाँ पे पूछ रहा है कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके एक्सिस पे है, तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। यही तो हमको पता था बच्चों, ऐसे ले लेते हैं। तो इसका तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया, है ना। तो इससे कितना दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो गया लगता है, ऐसे करके, है ना। तो ये कोई पॉइंट P है, तो इसी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हमको बताना है क्या होगा। तो हम बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होता है और हम यहीं से सारा दूरी लेते हैं। तो यहाँ से कितना दूरी हो जाएगा इस P पॉइंट का, 20 और 5 यहाँ पे होगा, क्योंकि बराबर और बांटते हैं ना भाई। यहाँ पे 5 इधर और 5 इधर, तभी तो ये 10 है पूरा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 25 सेंटीमीटर का। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाले थे कल, μ0/4 पाई। बच्चों कल मैंने बताया था एम 2 kp/r³ होता है ना, तो 2 μ0/4 पाई m/r का क्यूब। आर आपका 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों बिल्कुल ईजी तरीका से। 2 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई 10⁻⁷ होता है स्टैंडर्ड यूनिट में। एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों, m×l होता है। आप यहाँ पे रख सकते हैं एम का वैल्यू कितना है 12 एम्पियर मीटर इंटू एल। एल कितना है बच्चों, लेंथ।
लेंथ ऑफ बार मैग्नेट 10 सेंटीमीटर का है तो 10/100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। आर कितना है 25 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू 25/100 रख देंगे, 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, ये 1 0 कट जाएगा, 12 दूना 24 गुने 10⁻⁻7 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 डिवाइडेड बाई 10। ये आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कितना आ रहा है 24 इंटू 64, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 6 चौके 24, 24 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 32, 33 का 3 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, इतना आ रहा है, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, है कि नहीं, -8 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला आ जाएगा बच्चों हमारे पास, तो पता नहीं इतना होगा होना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ही तो बताना था, ये आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बस आपको सवाल करने आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे दिया है 1 मीटर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। भाई बिल्कुल इजी सवाल है, एक डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है बच्चों 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल का एक्सिस है, इससे 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन, अच्छा 1 मीटर अवे भी है, तो 1 मीटर अवे है तो मान लेते हैं यहाँ पे है ना ये पॉइंट, ये पी पॉइंट 1 मीटर अवे है। ये एंगल इधर से 60 डिग्री बना रहा है बच्चों। आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना होगा बताया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस टाइप का सवाल हमने किया हुआ है। इस टाइप के सवाल में क्या करते थे हम लोग बच्चों, याद कीजिए क्योंकि हम ये किसी रैंडम पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो बी एट रैंडम पॉइंट हम लोग कैसे लिखते थे बच्चों, μ0/4 m/r का क्यूब डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1, इस टाइप से लिखते थे। ये 1 मीटर जो बोल रहा है बच्चों, 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन मेकिंग थीटा, हमको लगता है ये 1 मीटर वो जो बोल रहा है ना बच्चों, यहीं से इसका दूरी है पूरा 1 मीटर, ये वाला हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, देख लेते हैं। तो यही तो रैंडम पॉइंट पे होता था, तो μ0/4 पर 10⁻⁻7 हो जाएगा, m का वैल्यू 1.2 है डिवाइडेड बाई r का क्यूब, ये r एक ही दे रखा है, लगता है पूरा दूरी ही दे रखा है हमको, ऐसा लग रहा है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा इंटू √3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा मतलब कि कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस 1, 1.2 इंटू 10⁻⁻7 √3 इंटू कितना होता है, हाफ होता है तो 4 हो जाएगा प्लस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 है ना, 3/4 है तो 7/4 हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू √7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.6 √7 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा आपके पास, इतना टेस्ला आ जाएगा, ये आ जाएगा पी पॉइंट पे, और ये 1 मीटर पूरी दूरी दे रखी है, यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 1 मीटर अवे है एंड 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप चाहें तो यहाँ पे अच्छे से समझ भी सकते हैं कि अगर मैं इसी डाइपोल को तोड़ दूँ तो एक इधर ये आ जाएगा 60 डिग्री पे और एक ये ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं, एक ये ऐसे आ जाएगा,
तो यही जो ये जो एम है, ये एम यहाँ पे आ जाएगा एम कॉस ऑफ 60 डिग्री, और ये आ जाएगा एम साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण ये जो डाइपोल इधर है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, आई थिंक इस तरीके से होगा, क्योंकि ये प्लस एम होता है, ये माइनस एम होता है, तो ये इसको इधर भेजेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, तो इधर रिजल्टेंट आएगा। इसके कारण यहाँ पे ऐसे होगा, इसके कारण यहाँ पे ऐसे होगा, और ये वाली तोड़ दिया हमने ऐसे, तो इसके कारण एक्सियल है, तो इसके कारण ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब ये दोनों आ गया है, तो ये किसके वजह से है? एम कॉस ऑफ 60 डिग्री की वजह से है, और ये है एम साइन 60 डिग्री की वजह से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह आएगा, और जो कि रिजल्टेंट ही लिखे हैं आप ये रैंडम पॉइंट पे। अब एंगल भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल को अल्फ़ा बोल देते हैं। तो टेन ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर, तो एम साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई एम कॉस ऑफ 60 डिग्री। ऐसे कर सकते हैं हम लोग बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। लेकिन एक सेकेंड, इसके वजह से ये इसका एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है 2 टाइम्स होता है, 2 kp/r³ आता था बच्चों, आई थिंक आपको याद होगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ले रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ले रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इक्विटोरियल। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे एक्सियल पे क्या आता था? 2 μ0/4 पाई एम, एक सेकेंड मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्विटोरियल ऊपर आएगा ना इक्विटोरियल ऊपर आएगा, ये एक्सियल नीचे आएगा भाई, क्योंकि हम लोग टेन ऑफ अल्फा लिख रहे हैं। तो इस टेन ऑफ अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है ये वाली है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है इसके? तो परपेंडिकुलर है मतलब कि इक्विटोरियल है वो, एक्सियल ये है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विटोरियल है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो इक्विटोरियल पे क्या होता है? इक्विटोरियल पे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है, μ0/4 पाई, कल ही बता रखा है बच्चों। एम कितना है यहाँ पे? एम साइन 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, सिंपल। नीचे 2 टाइम्स आ जाता है, μ0/4 पाई एम, यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब है। ये सब कुछ कटता हुआ दिख रहा है मुझे, आर क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा एम भी कट जाएगा, तो 10 ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 10 ऑफ अल्फा का वैल्यू। आई थिंक क्लियर होगा यार, काफ़ी इजी तरीके से हमने निकाल दिया। ठीक है, 10 ऑफ 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 आ जाएगा आंसर, 10 ऑफ अल्फा। ठीक है, एंगल भी निकाल सकते हैं। फिर से काफ़ी आसान सा सवाल, जो कि 2 आइडेंटिकल दिया रखा है, डाइपोल ए भी है, जिसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ ईच है, placed at the separation of D, their axes are perpendicular to each other. Find the magnetic field at the point P midway between the dipoles. अच्छा, इस तरीके से डाइपोल दे रखा है बच्चों, तो साउथ से नॉर्थ इस तरीके से जाएगा, साउथ से नॉर्थ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, डाइपोल इस तरीके से है, दोनों के बीच का सेपरेशन D दे रखा है, तो हमें बोल रहा है, सब कुछ दे ही रखा है। P पॉइंट जो है यहाँ पे, इसके वजह से इधर आएगा, ए के वजह से यहाँ पे एक्सियल है, और बी की वजह से यहाँ पे इक्विटोरियल है। बिल्कुल सिंपल ठीक है, क्योंकि ये साउथ है ना, तो ये माइनस ऑफ एम को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस ऑफ एम को, प्लस ऑफ एम यहाँ पे इधर फेंक रहा होगा, माइनस एम इधर फेंक रहा होगा, तो इधर आ गया ओवरऑल। बी के वजह से यहाँ पे है, ए के वजह से यहाँ पे। निकालना हमको एम नेट ही है, सॉरी बी नेट ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हैं वेक्टर सम कैसे करते हैं।
90 डिग्री पे है तो अंडर रूट में कर देंगे, बी ए का स्क्वायर प्लस बी ऑफ बी का स्क्वायर। बी ए है कितना बच्चों, बी ए आ कितना रहा है, बी ए एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे होता है म्यू नोट बाई 4 पाई एम है, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम दे रखा है, डिवाइड बाई आर का क्यूब। तो यहाँ से दूरी देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो दूरी आधा ही है, डी बाई 2 ही तो है, ये पूरा डी है, तो ये डी बाई 2 ही तो है बच्चों, है ना। यहाँ से इसका दूरी ये कितना है, डी बाई 2 ही तो है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से कितना होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, क्योंकि सॉरी ये एक्सियल था, तो एक्सियल में 2 से मल्टीप्लाई होता है, म्यू नोट बाई 4 पाई, ये इक्वेटोरियल है बी के लिए वजह से, तो वो हो जाएगा एम डिवाइड बाई आर का क्यूब। अब आर का क्यूब कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये भी डी बाई 2 ही है। आप देख सकते हैं बच्चों, बी बी आ गया हमारे पास, तो बी ए में क्या आ जाएगा, कुछ कुछ कॉमन सब में दिख रहा है, म्यू नोट बाई 4 पाई का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, और ये पूरा कॉमन ही आ जाएगा, तो ये सब बाहर ही आ जाएगा, मतलब म्यू नोट बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई डी बाई 2 का होल क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, म्यू नोट बाई 4 पाई एम इंटू 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डी का क्यूब इंटू √5। अब ये इसको आप सोल्व भी पूरा कर सकते हैं, इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एंगल भी निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल आपको थीटा दे दिया है, अल्फा मान लेते हैं, तो टेन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बी बी अपॉन बी ए, बी बी अपॉन बी ए, बी बी कितना है हमारे पास, बी ए कितना है, देख सकते हैं इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए दिस अपॉन दिस, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये होता है 10, जो भी होता है मेरे को नहीं पता कौन सा 10 का वैल्यू, ये आंसर हो गया, 10 ऑफ अल्फा का वैल्यू, बिल्कुल आसान है बच्चों, कर सकते। देखिए एक और सवाल ला दिया मैंने, बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट स्लोली फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू फील्ड एट द डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। बिल्कुल इजी सवाल बोल रहा है आपको, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट स्लोली, मतलब मैग्नेट को रोटेट हम करा रहे हैं स्लोली स्लोली, मतलब कि ये कुछ फील्ड है, ये कुछ फील्ड दे रखा है और बोल रहा है डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब कि शुरुआत में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से है, और इसको स्लोली स्लोली हम रोटेट करा रहे हैं, फिर एंगल 60 डिग्री पे लेंगे, ये एंगल आपने 60 डिग्री रोटेट करा दिया बच्चों इसको, अभी ये पैरेलल था इधर, है ना, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो होता है एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 हो जाता है, ठीक है, आपको याद होगा। तो एम बी कॉस थीटा 1, कॉस यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है एम और बी के बीच में, और यहाँ पे एम और बी के बीच में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे मूव कर गया है, तो कॉस 0 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री पे आ गया है, ठीक है। तो एम बी इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो एम बी बाई 2 आ जाएगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से एम बी बाई 2 है, तो एम का वैल्यू कितना है बच्चों, 10⁻⁻4, बी का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर हो गया, 2 इंटू 10⁻⁹ जूल। बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल काफ़ी इजी सा सवाल है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल एम दे रखा है, रिलीज्ड किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसका इंडक्शन बी है, पोजीशन एज शोन इन द फिगर। बात ये है, पहला सवाल है इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी
एट थीटा इक्वल टू 90। 120 से छोड़ा गया है, 120 पे रिलीज़ किया गया है, तो ये जाते जाते इधर मुड़ेगा ना, क्योंकि एम इधर है, एम क्रॉस भी करेंगे तो इधर आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ना तो चाहेगा बच्चों, बिल्कुल मुड़ना चाहेगा। तो जब ये मुड़ते मुड़ते यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये अपना एंगल अब 90 डिग्री बना लेगा, तब बोल रहा है क्या होगा, मतलब 120 डिग्री से 90 डिग्री पे आ जाए। ओके, यहाँ पे रिलीज किया गया है, बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, ये चीज़ तो हमने पढ़ रखा है बच्चों। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, यहाँ पे ऑल द फोर्सेज है क्या, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कब आता है, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्लोली स्लोली मूव कराते हैं। यहाँ पे वैसा बोला नहीं गया है, यहाँ पे बस बोल दिया रिलीज कर दिया गया है। तो रिलीज किया गया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नल का जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, आपको पता होगा कि यू का वैल्यू जो आ रहा था वो निगेटिव ऑफ वर्क डन आ रहा था, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज आ रहा था। आई थिंक आपको क्लियर होगा, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, यही तो आ रहा था, ये चीज़ हमको पता है। तो इस एक चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यू का वैल्यू क्या होता था, माइनस का पी ई सॉरी एम बी होता था ना, एम बी कॉस ऑफ थीटा होता था बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन हम लोग बिल्कुल ईजी तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, U2 माइनस U1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे U1 माइनस U2 हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। U1 माइनस U2 कर दीजिए बिल्कुल इजी तरीके से। आपको पता भी होगा कि U1 का वैल्यू क्या होता है, मतलब U का वैल्यू होता ही क्या है, U का वैल्यू आपने पढ़ा है माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए भाई U1 माइनस U2 कर दीजिए, U1 का वैल्यू क्या है, मतलब कि हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं और फिर यहाँ पे गए हैं, है ना, माइनस का एम बी माइनस का एम बी कॉमन ही ले लीजिए, है ना, चाहे छोड़िए, कॉस ऑफ 180 डिग्री 120 डिग्री माइनस का एम बी कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पता क्योंकि रिलीज किया गया है। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का एम बी कॉस 120 डिग्री क्या होता है, कॉस तो एट सुगर मतलब कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, चलिए ठीक है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू तो जीरो होता है बच्चों, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास एम बी बाई 2 आ गया, ठीक है, हो गया पहला सवाल का आंसर। यहाँ पे घबराना नहीं है बच्चों आपको, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि क्या क्या बोल दिए सर कि एक्सटर्नल का वर्क डन जीरो हो गया, बच्चों बिल्कुल एक्सटर्नल का जीरो ही होगा क्योंकि हम स्लोली स्लोली मूव नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव का वर्क डन आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में उल्टा होती है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही तो मैंने किया है यहाँ पे, वही तो किया है सब कुछ मैंने यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते थे और निगेटिव कर देते तो भी आंसर आ जाता, है ना, लेकिन मैंने पूरा तरीके से बताया है कि इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा डेल्टा यू का वैल्यू निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज होता ही है, ये चीज़ मैंने बहुत पहले बता रखा है जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल पे आ जाते हैं। सेकंड सवाल कर रहा है इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन, ये पूरी मोशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगा बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगा भाई, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग
120 डिग्री से रिलीज करी है। ये इस तरीके से था और फील्ड ये ऐसे है, तो ये 120 डिग्री से हम लोग रिलीज किए हैं बच्चों। अगर हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के ई आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो इसका वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, याद होगा आपको, तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा था, आई थिंक कंजर्वेटिव फोर्सेज आ रहा था सिर्फ। यहाँ पे अब आपको एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री, लेकिन अगला एंगल कहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा, 90 पे होगा, 45 पे होगा, 0 पे होगा और आगे बढ़ जाएगा, अब नहीं पता है हमें। एक एंगल पता है 120 पे ये है और दूसरा एंगल हमें नहीं पता है। तो आपको पीछे ही बताया कि एक्सटर्नल का तो 0 ही आ रहा था वर्क डन, तो कंजर्वेटिव का क्या आ रहा था बच्चों, U1 माइनस U2 आ रहा था इक्वल टू डेल्टा के ई। तो U1 जाएगा माइनस का MB कॉस 120 डिग्री का वैल्यू हाफ आ रहा था, तो प्लस का आ जा रहा था माइनस ऑफ माइनस U2 का वैल्यू, तो U2 का वैल्यू होगा MB कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा हमको नहीं पता है, इक्वल टू डेल्टा के ई। तो इसका पूरा हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो डी डेल्टा के ई अपॉन डी थीटा के टर्म में इंटीग्रेट कर देते, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। अगर इसको हम लोग डी डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई डी थीटा कर दें, इसका वैल्यू 0, डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल टू पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, एम बी माइनस का एम बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 रखने पे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0। 0 साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे जब ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से इधर, अभी ये इधर था और इधर से इधर 0 डिग्री पे आ जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री पे था, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा, तब इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। और आएगा कितना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, एम बी बाई 2 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एम बी आ जाएगा इक्वल टू 3 MB/2 आ जाएगा। यही तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 MB/2 आ जाएगा। सिंपल, देख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा ड्यूरिंग द मोशन, 3 MB/2। ये भी आंसर आ जाएगा, ये भी आ गया था MB/2। फाइनल लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि विल इट परफॉर्म SHM ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन। क्या भाई ये SHM कैसे परफॉर्म करेगा, सर करेगा ना, क्योंकि ऐसे है तो फिर ऐसे फोर्स लगेगा, तो ऐसे टॉर्क लगेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मैंने क्या बोला था बच्चों कि स्मॉल एंगल पे लगता है। SHM कब होता है, स्मॉल एंगल थीटा पे। ये स्मॉल एंगल है, 120 डिग्री स्मॉल एंगल है। ये स्मॉल एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से रिलीज किया गया है, बिल्कुल छोटा सा एंगल, तभी तो हम लोग साइन ऑफ थीटा का इक्वेट कर पाते थे थीटा को, जब एंगल छोटा होता था। भाई ये एंगल 120 डिग्री है, कहाँ से SHM होगा, तो SHM तो नहीं होगा, नोट SHM, क्योंकि थीटा इज लार्ज है ना, थीटा बहुत बड़ा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑसिलेशन हो सकता है,
इंडेफिनिट एम्पलीट्यूड का, है ना। ऑसिलेशन हो सकता है, मतलब ऐसे से ऐसे जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक इधर आया होगा उतना ही टाइम में ऊपर जाएगा। टाइम डिफरेंट आता रहेगा, इसका मतलब एसएचएम नहीं हो रहा है, ऑसिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि ऑसिलेशन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। आप करेंगे तो आपसे होगा सवाल, ध्यान से देखना है मैं क्या बता रहा हूँ। फाइनल जो इधर सवाल आ रखा है ये क्या है कि लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड डब्ल्यू वर्क यूनिट टू टर्न इट 60 डिग्री, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नीडल एट दिस पोजीशन। ओके, पहली बात बोला रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे था तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही था। तो बोल रहा है कि कितना वर्क डन करना होगा, डब्ल्यू वर्क डन रिक्वायर्ड टू टर्न इट 60 डिग्री। इसको ऐसे 60 डिग्री करने के लिए डब्ल्यू वर्क डन लगता है, डब्ल्यू वर्क डन लगता है। ठीक है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नीडल एट दिस पोजीशन। तो भाई वर्क डन किया गया, यहाँ पे लाया गया इसको, लेकिन यहीं पे रखने के लिए हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क लगा के रखना होगा, है ना भाई। यहीं पे अगर इसको रोक के रखना है तो यहीं पे इसको धर के रखना होगा, पकड़ के रखना होगा। तो वही बोल रहा है कितना टॉर्क लगेगा यहाँ पे अगर ये है तो। 60 डिग्री से रोटेट कर दिए गए हैं तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एम क्रॉस बी होता है। शुरू में तो जीरो एंगल था, साइन जीरो जीरो ही हो गया, तो फाइनल टॉर्क कितना हो रहा है, इसका टॉर्क कितना लग रहा होगा बच्चों, एम बी साइन ऑफ 60 डिग्री, एम बी √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वर्कडन के टर्म में लिखना है, वर्कडन के टर्म में लिखना है। तो वर्कडन क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी, क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्कडन है, एक्सटर्नल वर्कडन है, एम बी साइन कॉस ऑफ θ1 cos 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये हो जाएगा एम बी 1 माइनस 1/2, तो एम बी बाई 2 हो जाएगा। ये एक्सटर्नल वर्क डन है, तो एम बी का वैल्यू, एम बी बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ वर्क डन। तो यही तो टॉर्क आ गया, √3 टाइम्स ऑफ वर्क डन आंसर। बिल्कुल ईजी है बच्चों। एक और सवाल काफ़ी आसान सा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्स जो मैग्नेट दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड वे बिटवीन द पोल्स। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कोई एक हॉर्सशू मैग्नेट दे रखा है, हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके से है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आपको ये साउथ पोल है, अगर ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये माइनस ऑफ एम होगा, ये प्लस ऑफ एम होगा। तो इनके बीच के मिड पॉइंट पे बोल रहा है, देखिए कहीं पे बोला है मिड पॉइंट, इंडक्शन ऑफ द मिड वे, है ना, मिड वे बिटवीन द पोल्स। ये पोल्स के मिड पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पे दे रखा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.1 मीटर का है। पोल स्ट्रेंथ दे रखा है आपको 0.01 एम्पियर मीटर का। देखा जाए तो ये है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, तो ये इससे इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा इधर और इसके वजह से भी इधर, तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा, है ना, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैं क्या फोर्स क्यों बोल रहा हूँ दिमाग में फोर्स चल रहा है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये माइनस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ही खींचेगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो बी नेट का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों वो B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो बी होगा क्या, μ0/4π। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ रखा होगा बच्चों, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। बी का वैल्यू कैसे हो जाएगा, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते थे कि KQ डिवाइडेड बाई R², तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू μ0/4π M डिवाइडेड बाई R², है ना बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो μ0/4π M ले लेंगे, M तो दिया ही रखा है, डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, हो गया। तो μ0/4π 10⁻⁻7 है। एम पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 0.01 मीटर का, एम्पियर मीटर का, और R², तो ये दूरी कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो ऊपर 4 चला जाएगा।
ये तो कट ही जाएगा बच्चों। तो 4 × 10⁻⁷ आ रहा है बी का वैल्यू, और जो बी का वैल्यू इसके वजह से इधर आ रहा है वही ई खींचने की वजह से भी आएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा। बोथ आर सेम, है ना, दोनों सेम। तो लिख देते हैं भाई 2 × 4 × 10⁻⁷, तो 8 × 10⁻⁷ आ गया। टेस्ला में आ गया तो टेस्ला में लिख लो। तो यही तो आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए एक और लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। बार मैग्नेट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का, पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है 24 एम्पीयर मीटर का, रेस्ट एट इट्स सेंटर ऑन द फ्रिक्शनलेस पॉविट। ठीक है, कुछ इस टाइप से है मैग्नेट। अगर बीच से कहीं पे पॉविट किया जाए तो बीच से मान लेते हैं कि यही मैग्नेट है, यहाँ से इसको पॉविट कर दे, मतलब फिक्स कर दे, ये ऐसे ऐसे घूम पाएगा। फोर्स अप्लाइड ऑन अ मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉविट, अच्छा, so that it hold in equilibrium at an angle of 30 डिग्री with respect to magnetic field। इतना है, फोर्स कितना होगा किया जा सकता है सवाल को इस टाइप से है। कोई भी अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल साउथ से नॉर्थ, इस टाइप से आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, और बोल रहा है आपको बच्चों, बोल रहा है आपको कि सेंटर से अगर पॉविट किया गया है, यहाँ पे तो ये प्लस एम की तरह होता है, यहाँ पे ये माइनस एम की तरह होता है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर कहीं पे फोर्स लगाया गया है, ऐसा करके ये 12 सेंटीमीटर है। एक्चुअली में इसका पूरा दूरी 25 सेंटीमीटर का है। 25 सेंटीमीटर है तो पूरा दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से देखें तो ये 12.5 यहाँ पे होगा और 12 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो 12 पे फोर्स लगाया गया है ना। ओके, तो इसके वजह से जो यहाँ पे टॉर्क आएगा, इस फोर्स की वजह से इधर की तरफ ये मूव कर जाएगा ऐसा करके मैग्नेट। तो जो इसके वजह से टॉर्क आएगा वो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस आउट करेगा, है ना। मान लेते हैं ये ऐसा कुछ आ रहा है और इसको कुछ इस तरीके से हमने घुमा दिया टॉर्क लगा के, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क भी इसको बैलेंस आउट करेगा, क्योंकि एफ आर क्रॉस एफ करेंगे तो ऊपर की तरफ टॉर्क आएगा, और एम क्रॉस बी करेंगे तो अंदर की तरफ टॉर्क आएगा। तो टॉर्क ड्यू टू एफ बैलेंसेस टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू एफ इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बैलेंस कर दीजिए। तो आर परपेंडिकुलर 12 है, 12/100 हो जाएगा। आर क्रॉस एफ करना है ना, यहाँ पे देखा जाए तो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये फोर्स लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच गया होगा, तभी तो बैलेंस आउट हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स इसका इस डायरेक्शन में है, इधर से ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए और ऐसे ऐसे करते जाए, तो ये एंगल कितना एंगल तक बढ़ा दिया, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये एंगल तो 60 हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा। ओके, ये एंगल तो 30 है ना। ठीक है, ठीक है। आर क्रॉस एफ है, तो आर क्रॉस एफ है तो एफ कितना लग रहा है बच्चों, एफ तो निकालना ही है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू, अब आ जाएगा इसके वजह से बी के वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एम क्रॉस बी करते हैं, तो एम ऐसे है और बी ऐसे है, तो एम क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री आएगा, तो एम बी साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 12/100 इंटू एफ इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है, सॉरी √3/2 होता है, इक्वल टू एम कितना है बच्चों, ये तो एम इंटू लेंथ होता है ना पूरा, तो एम का वैल्यू कितना है, पोल स्ट्रेंथ 24 है, एल का वैल्यू कितना है, पूरा लेंथ इसका 25 सेंटीमीटर का है, तो 25 सेंटीमीटर है तो 1/4 मीटर हो सकता है, 6 के 24, तो 6 आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। 6 इंटू बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.5 टेस्ला, मतलब 1/4 लिख सकता हूँ,
साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। अब आप यहाँ से एफ निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 2 कट गया, 6 दूना 12 हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया, जब 25 चौका 100 होता है तो एफ का वैल्यू हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2√3। ये आप देख सकते हैं इतना न्यूटन आ जाएगा। पता नहीं इसमें से मैच कर रहा है कि नहीं, लेकिन यही आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। बिल्कुल ईजी है यार, ये चीज़ों को कर सकते हैं आप लोग। बच्चों का है सवाल थोड़ा बहुत आते हैं इसमें से, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हैं तो हो जाएगा आपसे सवाल। लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यहाँ तक आने के लिए बच्चों मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, थैंक यू, क्योंकि मिलेंगे आगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।